नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, भारतीय वायुसेना की, सेना की विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर हो रहे विवाद की और भारत कनाडा संबंधों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न सर, मालदीव से ही रखते हैं। हमारे पड़ोस में चीन समर्थित मोहम्मद मुइज़ राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। निर्वाचित होते ही उनके कुछ ऐसे बयान भी सामने आए हैं जो भारत विरोध के रूप में देखे जा सकते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, इससे पहले कि हम इलेक्शंस जो हुए हैं मालदीव में उसकी बात करें, थोड़े मालदीव्स की हमें लोकेशन या मालदीव की जो उसकी इम्पोर्टेंस है क्या है वो देखना ज़रूरी है। मालदीव जो है, पहले भी हम लोगों ने इस बारे में एक बार बात किया था कि ये जो है इंडियन ओशन में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। इसकी जो लोकेशन है जो बहुत स्ट्रेटजिक है, ख़ास करके कि ये उधर से इतनी ज़्यादा जो सी रूट जो उधर का है वहाँ से काफ़ी शिप्स गुजरते हैं, जो जिसमें मालवाहक बहुत हैं, और उस पर वहाँ से काफ़ी जो भी वहाँ पर पावर में है वो जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है वहाँ पर। मालदीव पर से अगर देखा जाए तो मालदीव्स की टोटल एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर उसकी जनसंख्या देखी जाए तो कोई ख़ास नहीं है, तकरीबन 5.25 लाख की जनसंख्या है मालदीव की। तकरीबन 1192 उसमें आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जिसमें सिर्फ 187 ऐसे हैं 187 जिसमें कि लोग रहते हैं। और सबसे जो ज़्यादा उनका मुख्य जो उनको स्रोत है आय का वो है टूरिज़्म, और उसमें भी 6 से 7% मतलब भारतीय हैं जो कि वहाँ आते जाते हैं। तो मेन जो अगर देखा जाए उसकी लोकेशन और उसका फैलाव, वही जो है उसकी इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। और जहाँ तक वहाँ पर चुनाव की बात है, वहाँ पर चुनाव तो एक्चुअली 2008 से ही शुरू हुए थे। उससे पहले मल्टी पार्टी थी ही नहीं, इसलिए चुनाव नहीं हो पाते थे। उसके बाद ही मल्टी पार्टी चुनाव शुरू हुए थे। और इससे पहले अभी जो राष्ट्रपति हैं सोलिह, उससे पहले यामीन थे, जो कि पूरी तरह चीन के साथ थे, चीन सपोर्टेड थे। उसके बाद सोलिह आए थे जिन्होंने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था, भारत के साथ थे, भारत ने भी उनकी काफ़ी मदद की। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं इस समय, इस चुनाव में काफ़ी कुछ चीज़ें स्टेक पर थीं और चुनाव का माहौल ही बदल गया था, क्योंकि यामीन को तो सज़ा हो रखी थी करप्शन के मामले में, वो जेल में हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो उनके प्रॉक्सी बन करके जो अभी मोहम्मद मुइज़ हैं, वो आखिरी समय में खड़े किए गए थे पार्टी की तरफ से। और पहले राउंड में जैसा हम जानते हैं कि किसी को 50% वोट नहीं मिला था, इसलिए जो है वो कोई जीत नहीं पाया। जो दूसरा राउंड हुआ, और पहले राउंड से ही जो माहौल बनाया गया था, वो माहौल ये बनाया गया था कि सोलिह जो हैं, जो अभी राष्ट्रपति हैं, वो प्रो इंडिया हैं, वो भारत को पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और भारत जो है वो आकर के पूरा उसकी डिफेंस फोर्सेज यहाँ आ रही हैं और वो एक तरह से कब्जा कर लेंगे, और ये नैरेटिव बना करके दिया गया। और ये नैरेटिव जो है, जो दूसरा राउंड हुआ उसमें बहुत ज़्यादा था। और इसलिए जो है अगर आप देखें कि 5 लाख जो हम बात कर रहे थे, 5 लाख तकरीबन 22,000 की जो पॉपुलेशन है, उसमें वोट देने वाले सिर्फ 2,80,000 के आसपास हैं। तो ये 2,80,000 में ही वोट दिए गए और ये सारा नैरेटिव बनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव बनाएगा कौन, क्योंकि चुनाव से पहले ही ये हो गया था कि ये चुनाव ये यामीन वर्सेस सोलिह नहीं है, ये चुनाव जो है इंडिया या भारत वर्सेस चीन है। ये नैरेटिव बना दिया गया था और भारत के खिलाफ काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया में आने लगी, खास करके जब दूसरा राउंड होने वाला था।
और जो सॉलिव के हारने के मुख्य जो कारण थे उसमें सबसे पहला तो ये था कि उनकी पार्टी टूट गई। उनके साथ जो है जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, उसमें जो मोहम्मद नशीद थे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो इनके साथ थे, वो पार्टी छोड़ करके चले गए और दूसरे राउंड में वो न्यूट्रल थे। अगर वो सपोर्ट किए होते तो सॉलिव जीत गए होते, लेकिन वो दूसरे राउंड में न्यूट्रल थे। दूसरा जो उसमें नैरेटिव ये दिया गया कि इसमें जो मैंने कहा था पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाया गया और काफ़ी उसके ऊपर सोशल मीडिया में दिया गया, लोगों की भावनाओं को भड़काया गया। और तीसरा था कि वोटर टर्नआउट भी इस बार कम था पहले के मुताबिक। तो तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इस हिसाब से इलेक्शन में सॉलिव हारे और मैं कहूँगा कि चीन जीता या मोइजू जीते। और ये जो इलेक्शंस की जहाँ तक की बात है, इसमें जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी सॉलिव की, उससे उनको भी फ़ायदा हो रहा था और पूरे मालदीव्स को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने वहाँ पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया था, काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, उनको एड भी बहुत दिया था। एक बंदरगाह भी बन रहा था जो भारत उनके नेवल डॉकयार्ड बना रहा था और बना रहा है, जो कि बनेगा। तो ये सब चीज़ें थी जिसको लेकर के इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें फैलाई इसके अगेंस्ट, और जिसकी वजह से ये फ़र्क वहाँ पर पड़ा। अब जो जहाँ तक सवाल अभी मोहम्मद मोइजू का है, इन्होंने पहले ही बोल रखे हैं कि यामीन को माफ़ कर देंगे और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि यामीन ही आकर के दोबारा वहाँ राष्ट्रपति बनेंगे, अगर सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, खास करके लीगल जितनी भी चीज़ें ही थी, क्योंकि इनको वोट तो 43% मिले हैं और 46% जो है उनको मिले हैं सॉलिव को, तो काफ़ी वोट्स इनको मिले हैं और इस हिसाब से जीते हैं। तो मालदीव्स का जो मेन, जैसे मैंने कहा था, इम्पॉर्टेंस यही है कि वहाँ रह करके इंडियन ओशन का जो वो एरिया है उसमें वो काफ़ी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गल्फ़ ऑफ अदन जो है और गल्फ़ ऑफ हार्मूज़, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो सी का है, समुद्र का जो शिप्स हैं बहुत ज़्यादा जाते हैं। और उसको जो है जहाँ तक हम अभी बात कर रहे थे कि चीन ज़रूर चाहता है कि वो उस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस रखे, क्योंकि पहले भी यामीन के टाइम उसका था और जाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था। और जहाँ तक सवाल है मोइजू का, उन्होंने बोल रखा है, उनका कहना था कि वो फॉरेन ट्रुप्स को नहीं रहने देंगे। और जहाँ तक भारत का सवाल है, वहाँ पर 2-3 हैं हमारे, क्योंकि भारत ने उनको हेलीकॉप्टर्स दे रखे हैं, एयरक्राफ्ट कुछ हैं वहाँ पर, तो इसके मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए भारत के कुछ लोग वहाँ पर हैं, फोर्सेज हैं वहाँ पर, बहुत कम है, सिर्फ इसी काम के लिए हैं। लेकिन उन्होंने बताया है और उनका कहना था कि फ़ॉरेन कोई फोर्स नहीं रहेगी, मतलब चीन का भी नहीं रखेंगे या किसी देश का नहीं रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है देखना वहाँ पर। जहाँ तक भारतीयों का सवाल है, 25,000 के आसपास है, इससे ज़्यादा ही भारतीय वहाँ पर मालदीव में हैं भी, जो कि काफ़ी कुछ बिजनेस से लेकर इकॉनमी में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, उनसे आगे हैं उनमें। और मालदीव्स के एजुकेशन, ख़ास करके टेक्निकल, मेडिकल, इसके लिए बहुत जो है लड़के वहाँ से आते हैं भारत में, एजुकेशन के मामले में, इकॉनमी के लिए भी, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो ये सब काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया था, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये कम हो सकता है। हालांकि यामीन जब थे वो नहीं थे प्रो इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। मालदीव जो है सार्क का भी मेंबर है, लेकिन जब उरी हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान ने किया था वहाँ उरी में टेररिस्ट अटैक, उसके बाद जब सार्क को से समर्थन या सार्क को का जो उसका कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पाकिस्तान में, भारत ने उसको मना किया था, रोका था, उसमें मालदीव्स साथ में नहीं था।
बाद में ज़रूर उसने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जनरली ये था कि वो यामीन जो हैं वो भारत की तरफ नहीं हैं। और इसके साथ एक चीज़ और देखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी मालदीव्स को, तो सबसे ज़्यादा मदद भारत ही दे सकता है, क्योंकि भारत उनके सबसे नज़दीक है। इससे पहले जो मालदीव में कू हुआ था, आप याद कीजिए, उस समय भारत ने ही मदद की थी वहाँ पर। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी वहाँ होती है तो भारत ही मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, और जो अभी भी दूसरा कोई देश वहाँ इतनी जल्दी ऐसे वहाँ नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ पर कोई उसको बेस न दिया जाए, उसके फ़ौज को, या उनके बेसिस बने वहाँ पर। अगर वो चीन के साथ ऐसा करते हैं तो फिर ये भारत के भी जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उसके बरखिलाफ़ होगा, और उनके हित के भी बरखिलाफ़ होगा। और यही नहीं, जो यूएस और बाकी एलाइज हैं उनके भी हित के बरखिलाफ़ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जल्दी ये सब चीज़ें होंगी। हालांकि भारत ने भी बोला है कि हम जो है संबंध कायम रखेंगे। मोदी ने भी ये बोला हुआ है, जो नए होने वाले राष्ट्रपति हैं, कि हम भारत के साथ संबंध कायम रखेंगे। और भारत वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो अभी अपनाएगा, देखेगा कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। और इन्होंने, भारत का तो सीधा मानना है कि मालदीव्स को भारत के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों के इंटरेस्ट में चीज़ नहीं होगी इस रीज़न के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक चीन का इन्फ्लुएंस है, ये देखने के लिए होगा कि क्या करना चाहता है चीन, क्योंकि जो जहाँ तक मालदीव्स का सवाल है, चीन के BRI का वो हिस्सा है। चीन भी वहाँ तकरीबन $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ ये कहूँगा, जो फॉरेन डेट है, जो कर्जा है मालदीव्स के ऊपर, तकरीबन 131% है उसके GDP का, जिसमें 26% जो है फॉरेन, बेसिकली भारत भी $2 बिलियन के तकरीबन दे रखा है, और चीन ने भी तकरीबन उतना दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि चीन ने कोई इनके लिए बहुत एक्स्ट्रा किया है, लेकिन जो तकरीबन मैंने कहा कि तकरीबन 26% के आसपास, 26% भारत का भी है, और 26% के आसपास, 26-27% चीन की तरफ से है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी वहाँ पर पावर में है मालदीव्स में, भारत के जो हित हैं वो वहाँ पर उनकी अनदेखी नहीं हो, उनको देख के चलें, साथ में लेके चलें। और भारत ने पहले ही बोल रखा है कि हम जो है पूरे जो ग्लोब है, जो खास करके जो ग्लोबल साउथ है, उनको लेके चलना चाहते हैं। मालदीव्स भी ग्लोबल साउथ में है, और अगर इसके साथ चलेगा भारत के साथ, तो मालदीव्स का ही फ़ायदा होगा और सभी के हितों की सुरक्षा रहेगी। लेकिन फिर भी हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ साथ इंश्योर करना चाहिए कि उसके आसपास हमारी जो सुरक्षा के हित हैं वो उसकी अनदेखी ना हो, और उसको हम मजबूत तरीके से बनाए रखें। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के वर्तमान हालात क्या हैं? रूस यूक्रेन के बारे में हम हर बार बात करते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे लग रहा है वॉर फटीग आ रही है। लोगों जो भी इन्वॉल्व हैं, रूस के अंदर, यूक्रेन के अंदर, नाटो, अमेरिका, सबको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम इससे पहले हम देखें कि हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में। अभी जो लेटेस्ट यही है कि ड्रोन वॉर, जैसे हमने पहले कहा था कि भाई आर्टिलरी और ड्रोन और मिसाइल वॉर, यही चीन चल रहे हैं कई महीनों से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, न पीछे कुछ जा रहा है, न रूस पीछे जा रहा है, न यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है। जितने भी लेपर्ड और बाकी टैंक्स थे वो भी 2-3 मार गिराए गए हैं रूस द्वारा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ी ट्रेनिंग जो इनके साथ हुई थी
यूक्रेन की ट्रुप्स की, उसमें भी कमी थी क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रेनिंग हुई थी और इस पर अच्छी तरह वो इनसे पूरी जो कामयाबी लेनी चाहिए इन टैंक के साथ वो नहीं हो पा रहा था। इस वजह से और जो रूस की उन्होंने अपने डिफेंसेस मजबूत कर रखे थे उसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी जो पिछले 3-4 दिनों में 3 दिन पहले काफ़ी ड्रोन वॉरफेयर चला। ऐसा नहीं हुआ कि अब पहले मॉस्को के नज़दीक काफ़ी ड्रोन्स इनके आ रहे थे यूक्रेन के, लेकिन अब नहीं वो हुआ। और अभी जो है, जैसे पहले भी हमने कहा था, पिछले 2 महीने से यूक्रेन का कंसंट्रेशन रहा है 2 जगहों पर। एक कि जो क्रीमिया का इलाका है जिसको अपना मानता है, वो अपना मान के वहाँ पर जो है कंसंट्रेट कर रहा है हर एक चीज़, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे ब्लैक सी से उसने अटैक करना है वहाँ पर। और जो इलाके रूस ने कब्जा किए हैं, बजाय इसके कि वो रूस के अंदर ज़्यादा कुछ करे। हाँ, जो रूस के नज़दीक इलाके हैं जैसे बेलगोरोद वगैरह का इलाका है, वहाँ तो ज़रूर उसने कुछ भेजे हैं लड़ाके या ड्रोन्स। और अभी जो है, जहाँ तक रूस ने उनके तकरीबन 31 जो ड्रोन्स हैं, ख़ास करके जो बेलगोरोद और ब्रांस्क और कुर्स्क के इलाके में भेजे गए थे, वो मार गिराए हैं। वो काफ़ी बड़ा नुकसान है। और रूस ने इनकी जो एक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल जो इन्होंने क्रीमिया के पास थी, जिन्होंने लॉन्च किया था यूक्रेन ने, उसको भी मार गिराया है। तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान ये है इस तरह का। और खेरसोन रीजन में रूस की काफ़ी शेलिंग हो रही है वहाँ पर। खार्किव में भी अभी लग रहा है युद्ध तेज होगा, क्योंकि अभी जेलेंस्की भी वहाँ गए थे अपने ट्रुप्स को मिलने के लिए और बताने के लिए कि खार्किव कितना इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के लिए। तो ज़रूर उनको डर है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है युद्ध तेज होने वाला है। हालांकि अभी विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स में नई स्ट्रेटजी होगी जो कि रूस लगाएगा वहाँ पर अपनी ताकत, वहाँ पर इन इलाकों में जहाँ पर उसका भी इंटरेस्ट है। और इसके अलावा रूस ने अपने पूरे रूस में, पूरे देश में उसने जो है एक वार्निंग सिस्टम, पब्लिक वार्निंग सिस्टम टेस्ट किया है लोगों को वार्निंग देने के लिए। और ये वार्निंग कई तरीके के होंगे, सायरन से लेकर हर एक चीज़ होगी एक ही टाइम ये बताने के लिए कि वो घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, या बने हुए कोई जो उनके बंकर से वहाँ जाएं। इसके अनुमान अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि क्या ये कहीं न्यूक्लियर वॉर की तैयारी तो नहीं है, कि अगर ऐसा हो तो कैसे वार्निंग जल्दी देंगे और कैसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हालांकि ये कहा नहीं गया है, लेकिन एक ये चीज़ हो सकती है। और रूस के स्ट्रेटजी में अभी 4 दिन पहले जो रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन या प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास अगर पुश टू द वॉल, अगर आखिरी जो चीज़ हमारे पास है, अगर वो उस पर आ जाता है, हमारा नुकसान इतना होता है, तो अपने बचाने के लिए हम न्यूक्लियर ऑप्शन हमारे पास है। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी पहले से चल रही हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी पक्ष हैं, मैं पक्ष मीन्स रूस और नाटो और अमेरिका, ये सारे काफ़ी समझदार मुल्क हैं और ये न्यूक्लियर ऑप्शन पर ये बात नहीं आएगी। पहले हम जानते हैं कि 1-2 महीने पहले हम लोगों ने बात किया था, जो सऊदी अरेबिया में बैठक हुई थी यूएई में, उसमें हुआ था कि जो अभी बातचीत हो युद्ध विराम के लिए, और ये बातचीत ज़रूर बैक चैनल में चल रही है, तो उसके भी परिणाम आएंगे जल्दी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि इतनी जल्दी नहीं आ सकते, मैं तो 6 महीने लेके चला था, 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन लग रहा है कि समय लगेगा दोनों पक्षों को राजी करने में। तो वो भी बैक चैनल चल रहा है, लेकिन लड़ाई अभी रुकी नहीं है। लेपर्ड 2 टैंक्स, अमेरिका के जो ब्रैडली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि खुद यूक्रेन ने माना है। और इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है नाटो के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नाटो की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से भी, कि उनके आर्म्स एम्युनिशन ख़त्म हो रहे हैं। और
ऋषि सुनाक जो हैं प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उन्होंने खुद बोला है कि हमें इनकी मदद जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर आर्म्स एम्युनिशन ख़त्म हो गया तो और मुसीबत होती रहेगी इनकी। रूस जहाँ तक है उसने अपनी आर्म्स एम्युनिशन बढ़ा लिया है, उसने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 70% तक बढ़ा दिया है पिछले साल के मुकाबले। बाहर से भी उसको मदद मिल रही है, जैसे उसने अभी नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत कर रखी थी। अभी ये पता नहीं लगा कि क्या क्या नॉर्थ कोरिया से आया, लेकिन हम जानते हैं कि ड्रोन्स ईरान से मिले हैं। अभी ईरान ने एक और ड्रोन टेस्ट किया है जो शाहीन जो ड्रोन्स पहले आए थे उससे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं रशिया के लिए तो ये फेवरेबल हैं। रशिया को जो है पैसे रूस को मिले जा रहे हैं, उसको अपने तेल से जो एनर्जी सेक्टर है उससे, तो उसको कमी नहीं हो रही है, वो अपना कमी पूरा कर रहा है। उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इनका पुतिन का स्टेटमेंट आया था कि 3 लाख जो उन्होंने एडिशनल ट्रुप्स उन्होंने किया था मोबिलाइज, उसमें से 2 लाख आ चुके हैं। तो इस हिसाब से वो तो अपने मजबूत किए जा रहे हैं, डिफेंस अपने मजबूत किए जा रहे हैं, और यूक्रेन आगे बढ़ नहीं रहा है। पोलैंड और लिथुआनिया का अलग से डर है उनको कि अगर कहीं बेलारूस की तरफ से उसने जहाँ पर कि न्यूक्लियर भी पावर अपना लगा दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है रूस ने, प्लस ट्रुप्स भी हैं और मिसाइल्स भी तैनात कर रखी हैं, अगर एक फ्रंट वहाँ खुल गया तो पोलैंड को और इनको लिथुआनिया को बहुत ज़्यादा डर है। और पोलैंड ने इसलिए बोल रखा है कि वो अपना आर्म्स एम्युनिशन पहले अपने को इक्विप करेंगे। नाटो के जो रिजर्व्स तकरीबन खाली होने वाले हैं आर्म्स एम्युनिशन के। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हो रही हैं अभी अमेरिका के लिए, नाटो के लिए, और यूक्रेन के लिए तो खैर हैं ही। इसके साथ ही लॉसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं यूक्रेन के। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही रखा है, इसमें भी उनके लॉसेस हो रहे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का है, यूक्रेन ने एक्नॉलेज किया है कि उनके नुकसान काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के फ़ौज का भी और फ़ौजी साजो सामान का भी। लेकिन जहाँ तक अगर रसा जो है, जैसे मैंने कहा कि अगर रूस तेज़ी लाता है अपने अटैक में, फिर यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम मुसीबत आ सकती है। हालांकि ब्लैक सी से क्रीमिया पर अटैक बढ़ा करके थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आई है, खड़ी कर दी है यूक्रेन ने रूस के ऊपर। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो अभी हमने ये भी देखा लेटेस्ट पॉलिटिकल, अभी ये लड़ाई अमेरिका में एक पॉलिटिकल राजनीतिक रूप ले लिया है। पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ है कि यूक्रेन को फंडिंग के मामले पर उनके जो स्पीकर को मैकार्थी जो हैं उनको जाना पड़ा है। उन्हीं की पार्टी ने उनको अपने पद से, उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि वो बिडेन के साथ मिल करके और जो फंडिंग है वो रूस को, यूक्रेन को, उसको $6 बिलियन जो देना था उसको बढ़ा रहे थे, जिसके फेवर में नहीं हैं रिपब्लिकन्स, क्योंकि रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि अमेरिका की जनता ये जानना चाहती है कि ये पैसे का हो क्या रहा है, क्योंकि लड़ाई चलती ही जा रही है, नुकसान हुए जा रहा है यूक्रेन का। तो जो पैसा खर्च हो रहा है उसका जो है उसकी रिटर्न क्या हो रहा है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है अमेरिका में भी और नाटो के ऊपर भी। हालांकि परसों प्रेसिडेंट बिडेन जो है उन्होंने अपने एलाइज के साथ बात किया था, मंगलवार को उन्होंने बात की थी, इसीलिए कि कैसे जारी रखी जाए सहायता यूक्रेन को। इसके बारे में काफ़ी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं हम जारी रखेंगे इसको। और ये जो अभी जो हालात हैं, अभी के हालात में लगता नहीं है कि यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है या नाटो कुछ ऐसी चीज़ है जहां दिखा पा रहा है कि वो कुछ कर पा रहा है, क्योंकि क्रीमिया में भी काफ़ी कुछ इन्होंने हरकत की थी। इनफैक्ट इनके कुछ जो ग्रुप्स थे स्पेशल फोर्सेस के यूक्रेन के, वो उधर गए थे। तकरीबन 16 का ग्रुप था, जिसमें से एक तो पकड़ा गया, बाकी
12 तो कह रहे हैं रूस की मारे गए, लेकिन इनका कहना था यूक्रेन का कि वो वापस आ गए हैं और इनको जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और एक इनका स्पेशल फोर्सेस का एक जो सोल्जर है वो पकड़ा गया है, वहाँ पर रूस ने पकड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी ऐसी कुछ है नहीं जहाँ कहा जाए कि उस युद्ध में नाटो को या अमेरिका को या यूक्रेन को कुछ फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है तो ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कि युद्ध विराम पर बातचीत आगे अगर बढ़ सकती है तो सबके लिए एक अच्छी बात होगी। सर, वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पूरी तरह से हटाए जाने तक तैनाती बनी रहेगी। इसके अलावा वायुसेना से दो बड़ी खबरें रहीं कि 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A विमान खरीदने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आखिरी बार वायुसेना दिवस परेड में शामिल होने को MiG-21 लड़ाकू विमान तैयार है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं जी, देखिए जो वायुसेना प्रमुख का जो अभी बयान तो क्या, इन्होंने मीडिया इंटरेक्शन था उनका 8 तारीख को, जैसे आपको पता है कि भारतीय वायुसेना दिवस है, IF इंडियन एयरफोर्स डे है, और उसी के उस पर ये मौके पर ये उनकी बातचीत हो रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था। और उनका पूरा फोकस था कि आजकल की जो माहौल है, जो दुनिया में चल रहा है, उसमें जो एयर वारफेयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन था, इराक था, जो भी कहीं भी है, और उसमें वही सिर्फ वही नहीं, एयर वारफेयर में उसके साथ स्पेस वारफेयर है, साइबर वारफेयर है, जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, जो थल सेना है, आर्मी है, उनकी जब सहायता, उनके सपोर्ट में, उनके ऑपरेशंस में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ये कई चीज़ें हैं। और यही नहीं कि सिर्फ लड़ाई के माहौल में, पीस टाइम में भी आप देखते हैं कि हमने कई बार ये देखा है कि चीन या पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो है हमारा जो भी एरिया था उसके अंदर तक या बहुत नज़दीक तक आते थे। हालांकि कुछ सालों से वो ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक एयर जो पावर है बहुत इम्पॉर्टेंट पावर बन गया है अभी आज के माहौल को देखते हुए, और उसी के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। जहाँ तक कि खास करके LAC की जो बात कर रहे थे, जहाँ सैनिकों को अभी हटाया नहीं जाने की जो बात का आप कह रहे थे, उसका मेन मकसद यही था। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन अभी भी हमसे आगे है LAC के ऊपर, उसकी आर्मी, थल सेना या जो उसकी एयरफोर्स है, वो दोनों हमसे ज़्यादा है। वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रखा है, हम अभी कर रहे हैं, और थोड़ा समय लगेगा हमको वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन काम चल रहा है, काम हो भी रहा है, हो भी गया है कई जगह। जितने उसने अपने ट्रुप्स आगे कर रखे हैं, लॉजिस्टिक्स उसने काफ़ी आगे बढ़ा ली हैं, उसका टर्न अराउंड जो टाइम होता है वो बहुत कम हो गया है, बहुत जल्दी मोबिलाइज कर सकता है। उसके एयर पावर उसने काफ़ी आगे कर रखी है, काफ़ी उसने एयरफील्ड्स बना रखी हैं लद्दाख में, जहाँ पहले नहीं था। अब काफ़ी ज़्यादा आपको हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो ये देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो निगरानी या सुरक्षा तंत्र है एयरफोर्स का, वो बना रहे और वो कंटिन्यूअस 24/7 वहाँ निगरानी करता रहे, जिसकी बात उन्होंने की है। जहाँ तक एयरफोर्स का सवाल है, आपको देखिए उन्होंने बड़ा साफ बोला है, पहले से बोला गया था कि हमें 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, जिसमें अभी पहले 31 थे, 2 अभी शामिल हुए थे तेजस, जिसमें 40 करीब आए थे, 40 में से 16 32 गए हैं, 2 स्क्वाड्रन्स, तो 33 स्क्वाड्रन अभी हो चुके हैं, 9 अभी और स्क्वाड्रन्स चाहिए। 40 में से 8 जो विमान तेजस लिए गए थे वो ट्रेनिंग के थे। तो ऐसे करके अभी जो उन्होंने बोला है कि तकरीबन 97 और LCA तेजस लिए जाएंगे, और तेजस से जो होंगे बैकबोन होंगे हमारे एयरफोर्स के। तो इसलिए जो है टोटल तकरीबन 180 तेजस विमान हो जाएंगे, जिनका ऑर्डर अभी है, जिनको लिया जाना है।
और जहाँ तक है मिक्स का, मिक्स ने बहुत सर्विस की, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, सब जानते हैं। और ये पूरी तरह 2025 तक पूरी तरह निकल जाएंगे भारतीय वायुसेना से, और उस समय हमें तेजस और बाकी राफेल और बाकी विमान जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो आ रहे हैं, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और जहाँ तक सवाल है एयरफोर्स का, सिर्फ फाइटर ही नहीं, हमें तो हर एक तरह के चाहिए, सर्वेलेंस, अवाक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, जितने LAC के खास करके पास या बॉर्डर्स के पास, इन सब की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई जगह हम ज़रूर पीछे हैं, थोड़ा कम हैं अपने जो, यार मैं कहूँगा सीधा कि चीन से, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे प्लान्स बहुत डायनेमिक हैं, हम अपने टैक्टिकल रिसोर्सेज में थोड़ी कमी है कुछ जगहों पर, लेकिन अपनी टैक्टिक्स और जो हमारे प्लान्स हैं उनको जो है हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, जिससे कि जहां हमारी थ्रेट होती है हम जो है वहां पर अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक एक्शन कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना के सिस्टम्स हैं कुछ मामले में हमसे अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे भी, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो आत्मनिर्भरता की बात है उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और उसको भी लेकर के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं काफ़ी जल्दी। उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की कि हमारे पास हमारी ताकत जो वायुसेना की है ऐसी होनी चाहिए कि हम फारदेस्ट, मतलब बहुत दूर तक पहुँच सकें, जल्दी पहुँच सकें, और सबसे तेज़ और सबसे जो भयानक हमला है वो हम कर सकें। फारदेस्ट, उन्होंने बोला है कि फारदेस्ट हम पहुंच सकें, फास्टेस्ट हम पहुंच सकें, और हम जो है हार्डेस्ट हिट कर सकें। तो ये जो है एक तरफ से सेल्फ रिलायंस पर उन्होंने जोर दिया है, और जिसके लिए उन्होंने कहा है कि कॉम्बैट पावर, लॉजिस्टिक्स की पावर, जो ISR है, सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस है, रेकी के जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में, सपोर्ट जो उन्होंने देनी है आर्म फोर्सेज नेवी को उसके बारे में, डिजास्टर में सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। नेबरिंग कंट्रीज में अगर कुछ है वो हमसे मदद मांगते हैं तो वहाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी हमें राफेल मिले हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, अपाचे मिले हैं, उससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ गया है, और हमारी ताकत एयरफोर्स की काफ़ी बढ़ चुकी है, पहले से पूरी नहीं है बट काफ़ी बढ़ चुकी है, और ये आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो वेपन सिस्टम्स हैं उनका भी काफ़ी अपग्रेडेशन चल रहा है, और ख़ासकर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें लेकर के। और जहाँ तक आत्मनिर्भर का उन्होंने बात किया, जो आप कह रहे थे, उसमें देखिए तेजस, ALH हैं हेलीकॉप्टर्स, जो नेत्र, आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, एयर डिफेंस रडार्स हैं, जो इंडियनस हमारे पास हैं। अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 भी आया है, जिसका असेंबलिंग और मैन्युफैक्चर भारत में होने लगेगा, तो उससे जो है काफ़ी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अभी 6th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट की, उसके बारे में हम वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। और 6th जनरेशन देखिए, आपको पता है कि अमेरिका अभी तक बना पाया है B-21 जो उनके बॉम्बर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी है, ख़ास करके सर्वेलेंस रेकी में, या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनकी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अपने आप को वो बचा सकते हैं, इवेड कर सकते हैं रडार्स या मिसाइल्स को, और अपने मुकाम पर काफ़ी आगे जाके, काफ़ी डीप जा कर के, और अपना जो दिया हुआ उनका टास्क है उसको करके आ सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी जो है आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही है कि इसमें जो बाकी बाधाएं हैं CDS की वजह से, जॉइंट कमांड्स जो भी बनने जा रहे हैं उसकी वजह से, और एयर डिफेंस कमांड है जो भी बनने जा रही है, उससे ताकत हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी इस क्षेत्र में। खास करके जो रूस से हमें S-400 सिस्टम्स मिले हैं, वो हम देख चुके हैं कि उन्होंने क्या काम किया है यूक्रेन वॉर में। इन सब को लेकर के काफ़ी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में बात की और बताया कि
काफ़ी आगे हम बढ़ सकते हैं। जो उन्होंने बोला कि अगले 6 से 7 सालों में 2.5 से 3 हज़ार करोड़ तक जो खर्च होने हैं इस वेपन, खास करके इन वेपन सिस्टम्स के बारे में। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे नॉलेज में है कि पाकिस्तान जो है चीन से JF-17 ले रखा है, और JF-18 एयरक्राफ्ट की जो चाइनीज़ है वो भी उसके पास आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी ताकत को इंडियन एयरफोर्स बढ़ा रही है। और लद्दाख में जैसे एयरफील्ड्स हो रखे हैं, उन्होंने बताया काफ़ी करीब 9 जो एयर लैंडिंग ग्राउंड्स थे उनको ओपन कर दिया गया है इवन सिविल ट्रैफिक के लिए, और उनको बढ़ा दिया गया है। और हार्ड एंड शेल्टर्स बना दिए गए हैं इन इलाकों में, LAC के इलाकों में, जहाँ पर कि जो एम्यूनिशन है या एयरक्राफ्ट है वो वहाँ स्टोर किए जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ टेम्परेचर्स -50-60 तक जाते हैं। तो ये जो वेपन सिस्टम्स हैं या बाकी सिस्टम्स हैं उनको वहाँ स्टोर करना, रखना, उनका मेंटेनेंस के लिए ये अरेंजमेंट्स हो रखे हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक उन्होंने ये भी बताया कि करीब 156 लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स हैं प्रचंड, वो भी जो है 45,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है जो HAL से खुद ही हैं अपनी कंट्री में बन रहे हैं, वो लिए जाएंगे। जो Su-30s जो आए थे रूस से, उनका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलव पर भी काफ़ी काम चल रहा है और वो जल्दी शामिल हो रही है। तो इस हिसाब से इसके अलावा मल्टी रोल जो फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है जो फ्रांस के साथ है, ये भी जल्दी हो जाएगी। तो ये सारा देखते हुए ये वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और वायुसेना हमारी काफ़ी सक्षम हो जाएगी। पहली बात, अपने आप को इतनी ताकतवर बनाने में कि वो अपनी तो जो हमारी देश की ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, और बाकी जगह भी अगर जाना है वहाँ अपना मिशन को पूरा कर सके। और आपने देखा इतनी ज़्यादा जो अभी अपग्रेडेशन हुआ है वो नहीं हुआ था तभी बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, और किस तरह हुई हम सब जानते हैं। तो ऐसी जो है बाहर कहीं भी करने के लिए हमारी एयरफोर्स कैपेबल हो जाएगी अगले कुछ सालों में। सर, विकलांगता पेंशन के नए नियमों को लेकर विवाद हो रहा है। आखिर किस बात का विरोध किया जा रहा है और नियमों में क्या संशोधन किए जाने चाहिए? ये विकलांगता पेंशन जो है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ये तब शुरू हुआ था एक्चुअली इसके बारे में जब कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें बोला था कि काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा हो गई है विकलांगता पेंशन, जिसमें जो रिटायरीज़ हैं डिफेंस फोर्सेस के, जिसमें करीब 18% जो जवान हैं, 18% भी मतलब जवानों को देखा जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो उनका नंबर उन्होंने कहा कि तकरीबन 24 से लेकर के 30% तक ऑफिसर्स हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, वो ज़्यादा लोग जो है ऐसे आ रहे हैं विकलांगता में। और ये बड़ा डिबेटेबल है क्योंकि रूल्स थे, सेट रूल्स के मुताबिक ही डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही थी। जो एक कोई भी जवान है, ऑफिसर जो लोग तैनात हो रहे हैं -50 में, कभी +40 टेम्परेचर में आना जाना, चाहे ऐसे इनहॉस्पिटेबल टेरेन में हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और ये भी पता है कि शुरू में तो नहीं पड़ता, बाद में ही असर आता है। शुरू के सालों में इस पर असर नहीं होता किसी के ऊपर, चाहे वो आर्टिलरी में लीजिए कि वो हमेशा गोले जो शेल्स या गोले की आवाज़ के ही अगर गन एरिया में रहते हैं तो उनके आते हैं, उनके सुनने की शक्ति पर फ़र्क पड़ता है। शुरू में नहीं होता है, वो भी बाद में ही होता है। तो हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, क्योंकि कई जगह पानी साफ़ नहीं मिलता था पीने को, और भी खाने पीने की चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, ना हो पाती थी जिस तरह से होनी चाहिए, तो इस वजह से फ़र्क पड़ता था। और रूल्स बने हुए थे, उसके मुताबिक ही काम जो भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही थी वो हो रही थी। कुछ इसमें अपवाद हो सकते हैं, कुछ जैसे कहा गया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, बट कुछ परसेंटेज थे, कुछ ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। अभी जो आया हुआ है उसके ऊपर ज़रूर कुछ विवाद हो रहा है, और इस मामले पर हो रहा है क्योंकि
इसमें ये कहा गया है कि परसेंटेजेस कुछ कम कर दिए गए हैं। जो पहले नियम थे कि किस नियम के अंतर्गत जो है ये दिया जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन, वो जो है बदल दिए गए हैं। जैसे कहा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में खास करके, लाइफस्टाइल मीन्स किसी को ब्लड शुगर या डायबिटीज़, इसके बारे की जो बीमारियां हैं या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कि वो अगर हाई एल्टीट्यूड फील्ड एरिया में हुई हैं, तो ऐसी चीज़ें करके परसेंटेज के बारे में कुछ वो थे कि ये भी कम कर दिया गया है। कंपाउंडिंग जो है डिसेबिलिटी की, उसके बारे में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे। तो ये ले करके कुछ पॉइंट्स आए थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो है बरखिलाफ़ हैं, ये फेवर में नहीं हैं, जो सर्विंग हैं लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये डिसेबिलिटी सिर्फ फ़ौज के लिए नहीं है, सबके लिए है, सिविल में भी है जो बाहर काम करते हैं, और उनका बल्कि ज़्यादा लिबरल है बाकियों का। फ़ौज का वो कह रहे हैं कि चूँकि ज़्यादा हालांकि जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल हैं, तब भी जो है ये कम है। तो इस वजह से ये दे करके बताया जा रहा था कि ये जो चीज़ है वो कम कर दिया गया है, और इनको अलग चीज़ से लगा दिया गया है, सिर्फ सर्विस से। तो ये जो चीज़ें थी जिसके ऊपर कि ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे। हालांकि 3 तारीख को अभी आर्मी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि उस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया गया था, और उस क्लैरिफिकेशंस में ये कहा गया है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, जिनको डिसेबिलिटी मिल रही है उनको डिसेबिलिटी मिलती रहेगी। ये भी कहा गया है कि जो लोग ये लागू होगा नया जो भी ये पॉलिसी है 21 सितंबर के बाद जो भी है वहाँ से लागू होगा। और इसके अंदर एक और जो बात उन्होंने कही है जो अभी इस मीटिंग में, वो भी उन्होंने कहा था कि कोई जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं किए गए हैं। सिर्फ ये किया गया है कि जितने भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इशू हुए थे उनको एक साथ कंसोलिडेट करके कंपाइल करके रखा गया है, जो कि पहले अलग अलग थे, सब लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। जो इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात आ रही है कि डिसेबिलिटी को इम्पेयरमेंट कर दिया गया है, वो शायद सही नहीं है, क्योंकि इम्पेयरमेंट जो है वो सिर्फ इसके लिए है कि जो लोग सर्विस में रिटेन होंगे, जिसको डिसेबिलिटी मिल जाती है और वो रिटेन हो रहेंगे सर्विस में, 2 ऑप्शन है, या तो कंसोलिडेटेड पैसे लेकर के बाहर जा सकते हैं, या अगर सर्विस में रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से उस पॉलिसी के मुताबिक उनको पैसे मिलेंगे, बाद में वो चलते रहेंगे। तो ये जो है उन्हीं के लिए है जो सर्विस में रिटेन रहेंगे डिसेबिलिटी के साथ। तो उनको ये ऑप्शन है कि एक मुश्त अमाउंट लेकर के बाहर हो जाएं, या जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है पेंशन का वो लेकर के जाएं। ये पहले भी था और ये अभी भी वही चलेगा। नाम उसका इम्पेयरमेंट है, लेकिन बेनिफिट्स डिसेबिलिटी वाली हैं, जो ये बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया गया है कि जो ऑलरेडी जिनको डिसेबिलिटी मिल रही है उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। दूसरी चीज़ जहाँ तक परसेंटेज का है, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर परसेंटेज में कहीं है तो उस पॉइंट को उस पर वो गौर करेंगे कि अगर पहले से कोई चेंज है तो नियम में। तो ये जो पॉइंट अभी दिए गए थे, जो अभी 3 तारीख की एक ब्रीफिंग थी जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच में हुई थी, जिसमें कि तीनों सेनाओं के जो पर्सनल सर्विसेज के प्रमुख थे वो आए हुए थे, और मेडिकल सर्विसेज के भी थे, और जो मेडिकल सर्विसेज के प्रमुख थे, और इसके जो आईएफए हैं फाइनेंशियल, वो भी एडवाइज़र वो भी थे। तो उसमें उन्होंने बताया गया था, उन्होंने ये भी कहा गया था कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट सिविल साइड में नहीं है, सारे बेनिफिट इसमें हैं। तो एक बार ये दोबारा हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर ये कहना है आर्मी हेडक्वार्टर्स का या अथॉरिटीज़ का तो कि कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया है, वही चीज़ चल रही है, तो हमें एक बार इस चीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या अगर कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क पड़ रहा है तो उसको ले करके और हम
अगर उनके इसमें संज्ञान में लाएं और उस पर बातचीत करें, जिससे कि वो चीज़ जो भी पिछले से है उससे कोई नुकसान नहीं हो किसी को, और जो एलिजिबल हैं, जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए जिनको, वो उनको मिलें और इसका मिसयूज भी नहीं हो। सर, भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत के कड़े रुख के बावजूद जिस तरह विदेशों में खालिस्तानी तत्व अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, जो भारत और कनाडा की बात है, हम लोग पहले भी इस बारे में बात किए थे कि G20 में क्या ट्रूडो कैसे आए, क्या हुआ, वो हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। और जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी कनाडा में उनके खिलाफ़, कि जिससे कि मुझे लग रहा है कि उनको एक ये चीज़ जो उन्होंने एक खालिस्तानी, प्रो खालिस्तान टेररिस्ट जो भारत कहता है, जिसको जो कनाडा के नागरिक कह रहे हैं, उसको 7-8 साल पहले ही बता दिया गया था उनको कि ये भारत के जो इंटरेस्ट हैं उसके बरखिलाफ़ काम कर रहा है। जो मामला खालिस्तान का भारत से समाप्त हो चुका है 1984-85 में, आज से तकरीबन 37-38 साल पहले, उसको लेकर के कनाडा में दोबारा सक्रिय हो रहा है ये मामला। और उसको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला जाएगा तो ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती कि क्यों इन्होंने ये चीज़, जो कि बायलैटरल लेवल पर होनी चाहिए थी, आपसी बातचीत होनी चाहिए थी, आपस में डिप्लोमेटिक लेवल पर होनी चाहिए थी, वो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में की। तो ये एक, और इसका यही समझ में आता था कि शायद वो, जैसे मैंने पहले कहा था, निराश और हताश हो गए थे ट्रूडो, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और उनके जो एडवाइज़र्स हैं, ख़ास करके जो इंटेलिजेंस एडवाइज़र्स हैं, वो उन्होंने उनको गलत एक सीख दी, जिससे कि ये चीज़ उनको इस स्टेज पर लाना पड़ा। शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसा रिएक्शन भारत की तरफ से होगा। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की अप्रूवल लेने की, अपने जो 5 आइज़ देश हैं, अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ से बहुत सपोर्ट तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि अगर ये सही है तो एक सीरियस मामला है और भारत को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं, ये जितने भी 5 आइज़ हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनके लिए भारत की क्या इंपॉर्टेंस है, ख़ास करके एशिया में और इंडो पैसिफिक में। तो ये जो चीज़ है, शायद ट्रूडो समझ नहीं पाए और वो एलिगेशन एक लगाए, जिसको कि इन्होंने, भारत ने तो वो भी हरदीप निज्जर की मौत का, जो कि एक उनका बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उनका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। अगर वहाँ उनके देश में हत्या हो रही है और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, बाहर से तो कोई था नहीं, तो जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को उन्होंने इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना दिया लेकर के। और ये सिर्फ उनके जो इंटेलिजेंस में कहूँगा एडवाइजर्स थे, उन्होंने ही कराया होगा, अदरवाइज अपने आप तो ऐसा कर नहीं सकते थे। और उन्होंने इसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पॉलिटिकल जो उनकी पॉलिटिकल कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो बचाने के लिए उन्होंने जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके नाम दिया, जो भी गलत है। क्योंकि क्या है, उनको, जिसको ऑलरेडी एक देश कह चुका है सालों से कि ये जो है टेररिस्ट है, ये इसके इंटरेस्ट के बरखिलाफ़ काम कर रहा है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है? मानना चाहिए उनको। तो ये चीज़ जो है वो और भारत ने बहुत पहले इसके ये ऑब्जेक्शन अपना जता रखा था इसके ऊपर। तो अभी ये कहना, ये कुछ बात उनके समझ में नहीं आती कि वो किस हिसाब से वो कर रहे हैं। और इन्होंने जो है जो अपना पूरी कोशिश की कि बाकी दुनिया भी इसके साथ आए, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये आप देखिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अभी यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि वो दिन गए जबकि कुछ देश जो है कोई एक एजेंडा बनाते थे और ये होता था कि बाकी सारे देश उसको फॉलो करें। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वो समय नहीं है कि आप 5-6 लोग 10 लोग मिल करके कहें कि यही एजेंडा रहेगा, सभी इस पर जाएंगे। भारत जो है सबको लेके चलेगा, ग्लोबल साउथ है उसको लेके चलेगा,
एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है, ग्लोबल साउथ का है, और उसको उनको साउथ में लेके चलेगा। भारत ने ये भी बोला उन्होंने कि अपनी राजनीतिक हित या राजनीतिक उद्देश्य को जो है वो साधने के लिए आप जो है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सही नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये चीज़ें शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का रिस्पांस उनको मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि भारत जो है नॉन अलाइंड से आगे निकल चुका है और भारत अभी विश्व मित्र बन गया है, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड है। वो सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट नहीं, बाकी जो देश हैं उनका भी इंटरेस्ट देख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कनाडा अगर अपना ही इंटरेस्ट देख रहा है, वो अपनी कुर्सी देख रहे हैं, भारत सिर्फ वही नहीं देख रहा है। क्योंकि कनाडा के ने अभी तक उन्होंने कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना उन्होंने कोई एविडेंस दिया जो कि किसी कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में या किसी कोर्ट में मान्य हो। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने अभी तक नहीं दी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने शायद उनको किसी ने भड़काया या गलत खबर दी। कहा तो ये जा रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस ने खबर दी, लेकिन उनके इंटेलिजेंस और यूएस ने अगर मिल के भी दी तो कम से कम उनको ये चीज़ पहले देखना चाहिए था किस लेवल पर ले आएँ, बजाय इसको इतना इंटरनेशनल इशू बनाने का। दूसरा, एक ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो ट्रूडो का आपने देखिए दूसरे कितना भी वो कोशिश करें, भारत को वो किसी वर्ल्ड फोरम में इतना नीचे नहीं दिखा सकते। हालांकि उनकी अगर जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि भारत उनके अफेयर्स में कर रहा है, आप देखिए किसान आंदोलन में क्या हुआ था, उन्होंने उसको सही ठहराया था। भारत में इससे पहले जब आए थे तो जो खालिस्तान के सपोर्टर्स थे उनसे वो मिले थे। तो क्या ये सब चीज़ें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं? वो इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं था कि जब वो भारत कह रहा था कि ये सही नहीं है किसान आंदोलन, और वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि उनको भी समझना चाहिए। उन्होंने एक डिप्लोमेट एक्सपेल किया, इंटेलिजेंस चीफ भारत ने भी वही किया उनका। अब भारत जो है ने बड़ा साफ बोला है कि आपने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट रख रखे हैं, 62 हैं उनके, भारत के वहाँ 21 हैं। उन्होंने कहा है पैरिटी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हमारे 21 हैं आपके यहाँ, तो आपके भी यहाँ 21 होने चाहिए। तो ये जो चीज़ है, अब उन्होंने 10 दिन दिया गया है कि अगर 41 जो हैं उनको निकालिए, और नहीं तो हम उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं देंगे। इस चीज़ से जो है मामला काफ़ी बढ़ गया आगे, और अब उनके स्टेटमेंट्स आने लगे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम जो है बात इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम बातचीत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। 1-to-1 बात होनी चाहिए, प्राइवेट बात होनी चाहिए। यही चीज़ अगर पहले हुआ होता तो शायद बात इस लेवल तक नहीं जाती। तो इस जो चीज़ है शायद वो उनको नहीं पता था, या मैं उनको नहीं कहूँगा, टुडे को उनको इतनी समझ नहीं है मेरे हिसाब से। जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको ये आशा नहीं थी कि भारत इस तरह इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस वजह से जो है ये वो जो है काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने इकोनॉमिक जो टॉक्स थी रोक दी थी। भारत ने भी जो हमारा JSW स्टील है वो उनकी एक जो कनाडा टेक रिसोर्सेज की एक कोल माइन थी, उसके बारे में और टेक ओवर चल रहा था, वो भी उसने स्लो डाउन कर दिया है JSW स्टील ने, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। टोटल जो अभी तक का ट्रेड था तकरीबन 15-15.5 बिलियन डॉलर का था, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। भारत भी उसी के आसपास इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, तो वो रोक दिया है। भारत वो कम पड़ेगा, तो भारत ने साफ बोला है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद उन्होंने सोचा नहीं था। और इन्होंने कनाडा ने जैसे मैं बोला, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पहले बोला, पहले तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने 1-1.5 महीने पहले बोला था कि भारत का इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि कनाडा के लोकल जो न्यूज़ थी पेपर्स में था कि चाइना का इंटरफेरेंस उनके यहाँ ज़्यादा है। अब उन्होंने बोला है कि हम जो है इतना बढ़ाना नहीं चाहते और प्राइवेट टॉक्स करके रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये ट्रूडो की जो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है कनाडा में ऑलरेडी इतनी डाउन हो चुकी है, और जो
अभी भारत भी कह रहा है कि इनके डॉक्टर जो वो हैं डिप्लोमेट्स वो इंटरफियर करते रहे हमारे यहाँ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता कनाडा को। जो अमेरिका और भारत के रिलेशंस बन चुके हैं, जो बातचीत हो चुकी है, जितने आप देखिए डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं G20 में, जिस तरह भारत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ रहा है अफ्रीका से लेकर के बाकी एशिया के देशों में, उस सब अमेरिका भी समझ रहा है। क्वाड में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं जो इसको देख करके मुझे नहीं लगता कि जो इनके बाकी देश हैं वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा साथ देंगे। और इसको धीरे धीरे जो जस्टिन ट्रूडो को मिसगाइड किया गया है उनके इन एजेंसीज ने, या कुछ लोग हैं उनके जो नहीं चाहते थे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और या उन्होंने सोचा होगा कि इनको जो है आगे करें। और सबसे बड़ी एग्जांपल देखिए, उन्हीं की एक न्यूज़पेपर ग्लोबल मेल है पेपर, जिसके करस्पॉन्डेंट ने बोला हुआ है। उसने बोला है कि उसको जो है एक टिप ऑफ मिला था पहले एक सोर्स से। पहले इनको इसके बारे में जानकारी थी उनको, ये जो न्यूज़ है, और फिर उसको एक टिप ऑफ मिला एक सोर्स से, जो उसने बोला कि भाई इस जो पब्लिश करने जा रहे हैं आप स्टोरी, इसको रोक दीजिए, कुछ दिन बाद पब्लिश कीजिएगा। उसके बाद जो उनके जिसमें कि इंडिया को ब्लेम किया जा रहा था इसके मर्डर के लिए, मर्डर के नाम पर, जो कि गलत था। और उसके पेपर के एडिटर ने ये जो बोला है 25 दिसंबर, मैं जो बात कह रहा हूँ अल जजीरा के 25 सितंबर की न्यूज़ में है, और इनके जो पेपर के एडिटर हैं उन्होंने भी ये बोला है। उन्होंने कहा है कि कनाडा के पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके पास मैसेज आया ये पोस्टपोन करने के लिए स्टोरी को, पब्लिकेशन एक हफ्ते तक, जिससे कि वो जो है और इन्फॉर्मेशन कुछ इस बारे में गैदर कर सकें और उसके बाद बताएं। हालांकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब अपने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, उससे पहले ऑलरेडी कुछ पेपर्स को लीक कर दिया गया था कि ये चीज़ जो है इस पर प्रधानमंत्री उनके ट्रूडो बोलेंगे। तो मतलब ये एक सोची समझी रणनीति, साजिश कहिए, ये ऑलरेडी वहाँ उन्होंने चला रहे थे। और ये जो चीज़ें हैं वो आगे आ गई हैं। और अगर ये बात सही है जो कि अमेरिका और अगर यूके कह रहे हैं कि भाई इसमें सहयोग होना चाहिए, या अमेरिकन उनके इंटेलिजेंस ने इनको बताया, इसका मतलब कि अमेरिका और जो इंग्लैंड है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये जो है भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर हमेशा उनकी जो है उनके ऊपर सर्विलेंस कर रहे हैं, उनको अपने उन्होंने रडार पर रख रखा है, और तभी ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह जो है बात करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेटेड किलिंग, ये जो चीज़ें हैं ये भारत ने कभी नहीं किया, बल्कि अमेरिका और उसके जो हैं एलाइज वो करते रहे हैं। वो हम सब जानते हैं कि जो है कहाँ पर क्या हुआ। ये चीज़ जो अगर आप देखें जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, इराक देखिए जिन्होंने क्या किया क्या किया वहाँ पर, अफ़गानिस्तान देखिए, और चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्होंने किया कवर्ड ऑपरेशंस, एसेसिनेशंस, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराना, ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, सबके नॉलेज में है कि कहाँ पर किसने किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा था, ये बड़ा अनयूजुअल है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है दूसरे डेमोक्रेटिक या लिबरल कंट्री में इस तरह की जो है ऑपरेशन करे, जो कवर्ट ऑपरेशन। तो ये जो चीज़ें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पता है कि उनके यहाँ से क्या होता रहा है, चाहे वो जैसे मैं अभी कह रहा था कि अफ्रीका में या बाल्टिक में, इराक में, कई देश हैं तकरीबन अगर देखा जाए तो ऑपरेशंस उनके 40 से 50 से ज़्यादा देशों में करते रहे हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट्स को टारगेट करते रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ इस समय लाना ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, ख़ासकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ये चीज़ लिखी है। लेकिन सबको ये पता है कि जो कनाडा भारत को जो है
नीचे नहीं दिखा सकता, न ला सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है वो उनको सबक लेना चाहिए था कि भारत ने अभी तक क्या किया है। शायद वो समझ नहीं पाए कि भारत किस लेवल पर काम कर रहा है, या मोदी, प्रधानमंत्री मोदी क्या हैं, क्या उनके इंटेंट हैं। उनको उरी इसके बाद जो स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, या उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई थी, वो सब देख के वो समझ जाना चाहिए कि भारत के हित के लिए, चाहे अंदर है या बाहर है, भारत के प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं, किया भी है, करेंगे भी। और भारत ने शायद, अगर भारत करता तो नहीं है, ना इस तरह के ऑपरेशंस में विश्वास करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये कार्रवाई करने में सक्षम है। जो कहते रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, जो अभी तक नहीं किया है, वो भी अगर जरूरत पड़ी तो करना पड़ेगा। और जो इनका था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो हुआ है निज्जर की, ये वहाँ पर हरदीप निज्जर की जो किलिंग है वहाँ पर जो है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इनका, कनाडा का। अगर वहाँ एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कनाडा का। भारत ने अगर नाम उनको दे दिए हैं टेररिस्ट के, तो उनको ये चाहिए कि उन पर रोक लगाएं। अगर वो नहीं लगा रहे हैं, उनको फ्रीडम दे रहे हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं, ये भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ उनको सोचनी पड़ेगी। और जहाँ तक आपने कहा खालिस्तानी के बारे में, वो मेरे हिसाब से तो डर गए हैं। उनको पता है कि भारत का जो कड़ा रुख है, वो उनको कभी कामयाब नहीं होने देगा। भले वो थोड़े बोलें इस समय दिखाने के लिए, लेकिन डर वो जरूर गए हैं। विद इन कनाडा देखिए कि कितनी मीडिया और उनके लोग डिवाइडेड हैं इस मामले पर। वो अगर सांप पालेंगे तो सांप बाहर नहीं जाएगा, उन्हीं के यहाँ रहेगा, उन्हीं को काटेगा। अगर वो इनको बढ़ावा देंगे तो कल को यही इनसे मिल करके या इनके इंटरेस्ट के बरखिलाफ काम करेंगे, और ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ होगा, जो कि इन्हीं का नुकसान करेगा। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने बड़े विस्तार से बताया कि मालदीव में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसका क्या असर पड़ सकता है, भारत को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपने विस्तार से हमेशा की तरह जानकारी दी। वायुसेना को लेकर आपने जो अब नई खरीद होने जा रही है या जो बदलाव हो रहे हैं उस पर आपने विस्तार से अपनी बात रखी। विकलांगता पेंशन के नए नियमों को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और भारत कनाडा के रिश्तों में जो तनाव बढ़ा हुआ है, वो तनाव अब आगे कहाँ तक जा सकता है, भारत का जो रुख है उसका भी आपने अच्छे से विश्लेषण किया। मुझे लगता है सर, आज का कार्यक्रम भी हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। इस चर्चा से आप जुड़े और इस कार्यक्रम को सार्थक और समृद्ध बनाया आपने कंटेंट के लिहाज से। सर, बहुत बहुत आपका आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।